हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताने वाले हैं कि बायोलॉजी में जियोलॉजी और बॉटनी का पेपर कैसे लिखा जाता है टॉप और आंसर शीट। और एक बार जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि आपका पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका है जियोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी जियोलॉजी में आपका पेपर अलग है और बॉटनी का पेपर आपको अलग अलग से मिलता है। तो हम पहले बात कर रहे हैं जूलॉजी की। तो सबसे पहले ग्रुप ए में क्वेश्चन पूछा गया था, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, आपको 1 सेंटेंस में बस यहाँ पर आंसर लिखना था, यानी ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इस पे कि किस पे कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, बड़े सिंपल सिंपल तरीके से आपको सिर्फ ऑप्शन लिखा है, उसका आंसर लिखा है। वैसे आपके टर्म 2 में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके सिंपल 1 मार्क्स पूछे जाएंगे, वहां पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में। बात करते हैं फिर पे ग्रुप डी पार्ट था। ग्रुप डी पार्ट तो उन्होंने पूछा गया था, आई थिंक यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंस पूछा गया था कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पे क्या डिफरेंस होता है ना। 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो वहां पर क्या करना था, आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो देखा होगा कि ऐसे ही आपको साफ सुथरा लिखना है। जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां पर एग्जाम में आपको पेपर्स बहुत ज्यादा मिलता है ना। आपके लास्ट में पेज बच जाते हैं। तो बचने का क्या है कि बच सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जिस तरह से ध्यान देखोगे कि पेपर को कितने साफ सुथरे तरीके से लिखा गया, एक एक लाइन छोड़ कर आपको भी ऐसा ही लिखना है ना। एकदम कंजूसी नहीं करनी पेज की, पेज बहुत मिलता है ना। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, ऐसे ही करके आपको लिखना है, स्पेस दे दे करके। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था कि हमारा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस था, वो लिखा गया। उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, बैक क्रॉस में जो भी इसका होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं, गेमेट्स क्या होते हैं, इन्फेंजरेशन क्या होता है, उसका जो भी डायग्राम होगा वो उन्होंने बनाया है। ठीक है, बैक क्रॉस का। फिर उन्होंने टेस्ट क्रॉस का भी ऐसा ही डायग्राम बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में भी इन्होंने 2 पॉइंट्स और लिखा है उसका डायग्राम बनाकर प्रॉपर। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में पार्ट पूछा गया था, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यहाँ पर कुछ जो भी क्वेश्चन होगा उसका उन्होंने बड़े आंसर बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन 14 की बात करो तो वहाँ लिखा था जीन थेरेपी, है ना। जीन थेरेपी क्या होती है ना, तो जीन थेरेपी ये ठीक है, जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो किया गया। और जो मैं आपको बार बार बात बताया है कि जो इंपॉर्टेंट बात होता है उस डेफिनेशन में, उसको वो अंडरलाइन कर लेते हैं ब्लैक मार्क से, ब्लैक पेन से। तो आप ऐसा ब्लैक पेन से मार्क कर सकते हो, है ना। ब्लू से लिखना और ब्लैक से अंडरलाइन करना। ठीक है, मार्क्स नहीं करता, याद रखना, मार्क्स कभी भी नहीं करता है। तो ऐसे, लेकिन ऐसे साफ सुथरा लगना चाहिए। ठीक है, तो जीन थेरेपी हो गया। उसके बाद आपका इसके लिए क्या क्या इसका फंक्शंस होते हैं, है ना, जीन थेरेपी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो बनाया गया। फिर देखोगे यहाँ पे जिन्होंने जो भी डायग्राम बनाया है बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पेंसिल से बनाया यहाँ पर डायग्राम। तो आपको भी यहाँ पर जो डायग्राम बनाना है वो हमेशा पेंसिल से ही बनाना है, याद रखना। डायग्राम हमेशा आप पेंसिल से ही बनाएंगे, तभी जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स वहाँ थोड़ा 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स कट जाता है अगर आप पेन से बना दोगे तो। ठीक है, फिर था एसिड रेन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, अफेक्ट ऑफ एसिड रेन्स क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले लिखेंगे एसिड रेन होते क्या है, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है कि इसमें H2CO3 एसिड बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका अफेक्ट क्या करता है, यहाँ पर क्या इफेक्ट करता है, एसिड रेन का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, साफ सुथरा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी पार्ट में पूछा गया था कि आपको, है ना, यहाँ पे जो भी डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा गया था, तो डिफरेंस को भी उन्होंने 4 पॉइंट्स में एक एक लाइन स्पेस दे दे करके लिखा है। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है। जैसे डीएनए होता है, ये डबल स्ट्रैंड इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर डबल स्ट्रैंड को उन्होंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। सिमिलरली जैसे अगर आपका आरएनए होता है तो आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड को। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर को पेपर को ऐसे तरीके से साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये चीज था, ये हमारा जूलॉजी हो गया, है ना। अब बात करते हैं हम बॉटनी की, है ना। अब इसी वीडियो में देखते हैं बॉटनी के। देखो बॉटनी में 35 में से इस स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले थे, है ना। तो ऐसे क्या लिखा होगा कि आउट ऑफ 35 में 30 मार्क्स मिले थे। जूलॉजी में उसे 29 मिले थे 35 में से। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप ए। फिर से ग्रुप ए बात करते हैं हमारा बॉटनी। तो बॉटनी में भी क्या है कि यहाँ पर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर सी, और सी क्या है वो लिख दिया, है ना। तो सी लिखने के बाद स्टूडेंट ने जब ये वर्ड लिख दिया, इससे क्या है ना, स्टूडेंट टीचर्स को कॉपी चेक करने में काफी आसानी होता है। सिर्फ ऑप्शन लिख दोगे तो टीचर को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन सी है लेकिन उसमें लिखा क्या गया है ये लिखोगे, तो बात समझो, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में एक भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बात समझ आ गया। ठीक है, चलो बात करते हैं हम आगे। ग्रुप बी। ग्रुप बी में था हमारा इमेस्कुलेशन, है ना। इमेस्कुलेशन क्या होता है, इस पर शॉर्ट आई थिंक नोट्स लिखना होगा, तो उन्होंने भी अच्छे देखे नोट्स लिखा है।
देखोगे बड़े अच्छे से स्टूडेंट ने क्या किया है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस देकर लिखा है, जो मैं आपको बार-बार कहता हूँ, सब्जेक्टिव पेपर यानी टर्म 2 वाले एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही स्पेस लिख कर लिखना है। मैं बहुत पहले से आप बार-बार ऐसा ही कहता हूँ कि स्पेस देकर लिखो, कोशिश करो अगर जहाँ पर अंडरलाइन करने का चीज़ हो जाता है कि हाँ, ये इस डेफिनेशन में ये लाइन इम्पोर्टेंट है या ये 3 वर्ड इम्पोर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर दो, है ना? इससे एग्ज़ामिनर का सीधा ध्यान चला जाता है उस वर्ड पे और उसे दिखता है कि हाँ, जो पूछा गया है, वो चीज़ उसने वहाँ पर लिखा है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपको सारे आंसर पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं है। वो समझ जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट ने जो पूछा गया उसने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, मार्क्स दो और आगे बढ़ो। ठीक है? अब आते हैं, हमारा बात था कि सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज क्या होता है ना, जिसको 3 पॉइंट पे उसने भी लिख दिया स्टूडेंट ने। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 में से उसे 1 एंड हाफ मार्क्स मिले। ठीक है, ग्रुप सी में पूछा गया था कि सेंट्रल डोगमा क्या है ना, डीएनए क्या होता है, किसने इसका खोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, आरएनए क्या होता है, ईयूजीसी होता है ना, तो ये ग्रुप सी का भी 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 16। अब आते हैं, अच्छा देखो बीच में अगर ऐसा स्पेस कहीं छूट जाता है आपको, है ना, तो अगर छूटता है तो वहां पर ऐसे ना, आप चाहे तो नेक्स्ट पेज लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि अगर बीच में अगर आपका बहुत से स्टूडेंट्स का पेज छूट जा रहा है तो यहाँ पर से नेक्स्ट पेज लिख दो या फिर PTO लिख दो, है ना, ताकि टीचर को पता चल जाएगा कि अगला क्वेश्चन अगले पेपर में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपके बाद आया था ये, आपको एक इस पर शॉर्ट नोट्स पूछा गया था और उसका यहाँ पर डायग्राम बनाया गया था। तो देखो यहाँ पर जो जो डायग्राम बनाया गया वो भी बड़े पेंसिल से बनाया गया अच्छे तरीके से, और उसका जो भी नेमिंग करना है वो भी पेंसिल से ही किया गया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जब भी डायग्राम आए, जब भी कोई फिगर बनाने आए तो आपको हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, और इसकी जो ऊपर जो पॉइंट्स पूछा गया था तो स्टूडेंट ने वहां पर 3 पॉइंट्स में लिखा है ना, बुलेट पॉइंट बना के 3 डॉट लगा दिया, मतलब ये 3 पॉइंट्स में उन्होंने बात कर दिया। ठीक है, बी पार्ट था, बी पार्ट में जो कुछ पूछा गया होगा ना, आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा यहाँ पर, है ना। बात समझ आ गई यहाँ पर, तो इस टाइप से आपको आंसर्स को लिखना है साफ सुथरा ना। बार बार एक ही बात करता हूँ, साफ सुथरा फिगर या डायग्राम पेंसिल से बनाना है, स्पेस देकर लिखना है। अगर कोई डिफरेंसेस आता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं करना है, जो उसमें मेन पॉइंट है बस उसको अंडरलाइन करना है ना। बाकी उस आप यहाँ पेपर देख कर भी आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर अंडरलाइन करने की बात आती है, यानी कहाँ कहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है, फिर आया था आपका डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट ने भी देखो यहाँ पर 3 पॉइंट में डिफरेंस लिखा है ना, 3 डिफरेंस लिखा है तो उसे 3 में से 2 एंड हाफ मार्क्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसका जो भी डायग्राम है ना क्या होता है, फिर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वो भी इसका डायग्राम बनाया अच्छे तरीके से, है ना। फिर ग्रुप डी आपसे पूछा गया था, ग्रुप डी क्या होता है, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था ना, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट लिखा 3 पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद उसको प्रॉपर डायग्राम बनाकर उन्हें पूरा का पूरा चीजें सॉल्व किया है। देखो ये डायग्राम अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई अगर टेबल आ जाता है तो टेबल को आप चाहे तो पेंसिल से भी बना सकते हो, लेकिन अगर पेंसिल से बनाओगे तो ध्यान रखना कि वो चीजें साफ साफ दिखनी चाहिए, कि आप जो पेंसिल से लिख रहे हो वो चीजें एग्जामिनर को साफ साफ दिखनी चाहिए। तो हमेशा डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, है ना, लाइट पेंसिल का यूज मत करना, ऐसा पेंसिल यूज करना जिससे डार्क लिखाता हो, थोड़ा ब्लैक लिखाता हो। ठीक है, फिर मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, तो फर्स्ट लॉ पूछा गया था, थर्ड लॉ और थर्ड लॉ पूछा गया था, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पूछा गया था, जिसको सेकंड लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो उसके बारे में लिखा गया है ना, उसके बारे में जो डायग्राम बना वो बनाया गया। ठीक है, और फिर मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एश्योरमेंट भी कहते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया। और देखो यहाँ पर लास्ट में इन्होंने जो टेबल बनाया, अब टेबल यहाँ पर उन्होंने ये टेबल को पेंसिल से बनाया है अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 था। अब तक यहाँ पर आपको ये मुझे लग रहा है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या बनाया उन्होंने, पेंसिल से बनाया है। और एटीजी है ना, एडेनिन थायमिन साइटोसिन एंड ग्वानिन, है ना, कैसे कैसे यहाँ पर ये चार जुड़े होते हैं, और ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बनाया गया है। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट को 5 में से 4 एंड हाफ मार्क्स मिला है, मतलब 5 में से 4.5 नंबर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, उन्होंने पूरा पॉइंट्स बना के लिखा है डीएनए के बारे में, और उसे फुल का फुल मार्क्स यहाँ पर मिला है। तो ऐसे इस स्टूडेंट्स को 35 में से 30 मार्क्स मिला था। क्यों मिला था, इस स्टूडेंट ने कुछ इस टाइप के से आंसर्स को लिखा था। ठीक है, तो हमने देख लिया जूलॉजी एंड बॉटनी। जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज कर करके सिर्फ देख लो, फॉर्मेट देख लो ना कि कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, कितना स्पेस छोड़ना है, कहाँ पर ब्लैक मार्क का यूज करना है, कहाँ ब्लैक पेंसिल का पेन का यूज नहीं करना है, और कहाँ अंडरलाइन करना है। ठीक है।